वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो सुबह डेली 9 बजे जीके का टेस्ट होता है, तो आज वो जीके का टेस्ट है जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे आपके। और ये पूरे 25 क्वेश्चंस नेवी एमआर और एसएसआर के एग्ज़ाम्स के बेस्ड है, यानी एकदम एमआर और एसएसआर एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे है और हूबहू उसी के लेवल के है, ना उससे ज़्यादा हार्ड है ना उससे ज़्यादा इजी है। अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के टेस्ट में कितना मार्क्स मिला। इसके पहले भी देखिए मैंने 34 टेस्ट ऑलरेडी करा दिए हैं इस सीरीज़ के। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। इसके पहले 70 टेस्ट कराए थे, तो टोटल देखिए 100 प्लस टेस्ट मैंने करवा दिया है। 20 मेगा टेस्ट करवाया है, तो 120 प्लस टेस्ट करवा दिया है। इसके बाहर आपके एग्जाम्स में कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, इतना आप लोग श्योरिटी होके जाइएगा। यदि आप करके जाते हैं, नहीं करके जाइएगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं बता सकता। यदि आप नहीं करके जाते तो वो आपकी लापरवाही होगी और कुछ नहीं। और यदि आपके एग्ज़ाम्स को आने में समय है तो आप थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन भी कर लीजिए, ताकि आपको बाद के समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत नाइंसाफ़ी की है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे क्या होगा डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। और यही एक चैनल है जो आपको समय से पहले सिलेबस ख़त्म करके तैयारी और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही है, और कोई चैनल नहीं करवा रही है। बाकी चैनल्स तो डेली सिर्फ अपडेट देते हैं कि एयरफोर्स का ये चीज़ अपडेट हुआ, वो अपडेट हुआ, एक ही चीज़ को 4 वीडियो में बताते हैं और कुछ नहीं है उन लोगों का काम। बट यदि तैयारी के नाम पे चैनल है तो तैयारी करवानी है और आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाना है। यदि आप सही ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, बस मन लगा के कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत में सबसे ज़्यादा केसर किस राज्य में उत्पादक राज्य है, कौन सा? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है केरल। तो भारत में सबसे ज़्यादा केसर किस उत्पादक राज्य कौन सा है? एक और क्वेश्चन का आंसर दिए, चावल जो है सबसे ज़्यादा भारत के उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल बताइए, चाय बताइए, ये दोनों भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल और चाय। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? भारत का सर्वाधिक उत्पादक केसर का राज्य कौन सा? तो वो जम्मू कश्मीर है। कौन? जम्मू कश्मीर में जो है ना सबसे ज़्यादा केसर उत्पादक किया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाने की अच्छी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है? साइरस, ध्रुव, सूर्य या अल्फा सेंचुरी? तो जो कौन सा तारा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, आपको बताना है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। आपसे मैंने ग्रह पूछा है, बट यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, कौन सा तारा। क्वेश्चन पे ये पॉइंट फोकस कीजिए, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब होगा, पृथ्वी के सबसे निकट पूछा है और कौन सा तारा, तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट जो है स्थित है, याद रखिएगा। और बताइए कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है और कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 19 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? तो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1899, 1897, 1900 या 1896 ईस्वी में? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन पूछा गया कब हुआ था, और मेरा आंसर क्वेश्चन है आपसे कि कहाँ हुआ था। 1908 ईस्वी में पहली बार, याद रखिएगा, फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था, और 1900 ईस्वी में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है।
तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1896 ईस्वी में किया गया था। कब? 1896 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 18 बैंक, 19 बैंक, 14 बैंक, 21 बैंक। तो देखिए, इस क्वेश्चन के साथ आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको मिलना चाहिए। तो देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? बार बार मैं पूछता हूँ कि आपके एग्जाम्स में इसरो से क्वेश्चन आता ही हर साल। इसरो का फुल फॉर्म से, इसके जो अध्यक्ष हैं उनसे क्वेश्चन आएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप ये मुझे बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? कम से कम यदि याद है तो बता दीजिए। तो देखिए, सर्वप्रथम 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1914 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है? 58 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष। तो देखिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आता है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। तो यह दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया जाता है। उम्मीद है कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है? 58 वर्ष तक नहीं रहता है, 60 वर्ष तक भी नहीं, 62 तक भी नहीं, ये 65 तक रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक रहता है और 65 वर्ष तक के लोग गवर्नमेंट की पैसा खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सदाबहार वनों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसको और कौन से नामों से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, भूमध्यसागरीय वन या अल्पाइन वन। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, एकदम सही जवाब क्या होगा? सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो सदाबहार वनों को भूमध्यसागरीय वन के नाम से नहीं जाना जाता है। सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मार्च 1959 ईस्वी में, जनवरी 1958 ईस्वी में, सितंबर 1956 ईस्वी में, नवंबर 1957 ईस्वी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वाला। तो देखिए, फिलहाल इसका सही जवाब क्या आप बता सकते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिलहाल देखिए, 1958 में, याद रखिए 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, नासा की स्थापना हुई थी। ये दो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, DRDO एंड नासा। मैं तो बता दिया इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, जनवरी नहीं होगा बट 1958 ईस्वी में हुआ था। आपको दोनों का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। DRDO एंड नासा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में से एक बता दिया मैंने। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सितंबर में 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा, 1958 में नासा DRDO, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नासा DRDO। 1969 ईस्वी में पूछा जाए तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? यानी जो उसका ओरिजिन है ना, वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। गंगा, रावी, ब्रह्मपुत्र, व्यास। तो देखिए, एक क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाए? बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसका आपका पास सही जवाब है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
फिलहाल इस क्वेश्चन का किसका उद्गम स्थान भारत से बाहर है? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? फरवरी 2020 में एमआर में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपसे होमवर्क क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन चारों ऑप्शन एकदम सेम टू सेम ऑप्शन रहेगा और इसका सही जवाब आपको बताना है। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? तो एकदम सही जवाब होगा बिहार की शैली है मधुबनी चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना काम जरूर कीजिएगा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय महिला के नाम है? अंतरिक्ष में जो रही थी बहुत देरी तक, यानी बहुत लंबे समय तक रहने वाली रिकॉर्ड जो है किस भारतीय महिला के नाम है? अरुणिमा सिन्हा, सुनीता विलियम्स, बुला चौधरी, बछेंद्री पाल। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपने ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला का नाम क्या है? विश्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, उस महिला का नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो यही तो, जो नहीं जानते हैं वही सीखने को मिलता है, यही टेस्ट का फ़ायदा है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली भारतीय महिला है। याद रखिएगा, विश्व रिकॉर्ड बनाई है इन्होंने। किसने? सुनीता विलियम्स। नाम एकदम जहन में याद रहना चाहिए कि सुनीता ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? कितनी बार यह क्वेश्चन मैंने करा दिया है। लाल सागर भूमध्य सागर को, कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर को, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुएज नहर किन सागरों को आपस में जोड़ती है? तो याद रखिए, सुएज नहर पूछा जाए तो लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया है, पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश से कौन सा है? विश्व में पूछा है, वर्ल्ड में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है रेशम का? जापान, चीन, मलेशिया, भारत। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में कौन सा है? तो याद रखिए, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं। ये भी बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन बनने की 90% चांसेस है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। तो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आपको कराया जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको पता होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा आपको पता चल गया। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मुझे इसका कमेंट में आंसर चाहिए। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? क्या आप जानते हैं? तो कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए पूछा गया है कौन सा जो बंदरगाह है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कोची, न्योनसियाओ, मामारगांव या पारादीप। पश्चिमी तट पूछा गया है आपसे। क्या आप इसका सही जवाब दे सकते हैं? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब देने से पहले बता देते हैं। कोची, मामारगुआ, न्याओसेया, यह तीनों जो बंदरगाह है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। याद रखिए, अच्छे से लिख लीजिए कि यह पश्चिमी तट पर है।
और जो पारादीप है ये पश्चिमी तट पर नहीं है, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। याद रखिए ऑप्शन डी एकदम सही सटीक जवाब होगा। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 30 वर्ष, 20 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। तो यहाँ पर ही देखिए आपसे लोकसभा का पूछा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ राज्यसभा का। आप मुझे राज्यसभा का बता दीजिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष। जहन में बांध लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने से नहीं चूकेंगे ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। आज के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखने में आई थिंक प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मैं आपको अच्छे से पढ़ देता हूँ। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, तो पीडीएफ बनाने में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। क्वेश्चन अच्छे से सुन लिया आप लोगों ने। 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। 90% या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी न किसी शिफ्ट में, याद रखिएगा। याद रखिए और बताइए भारतीय मानक समय भारत के किस स्थान से संबंधित है, किस स्थान से लिया गया है? ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है मैं ये नहीं गिन नहीं सकता। कम से कम हर साल ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए फेमस है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए फेमस है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए मशहूर है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में क्या है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? चंबल, तवी, झेलम, चिनाब। तुलबुल परियोजना काफ़ी बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तुलबुल परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए तुलबुल जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है। फिलहाल देखिए यह किस नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना? तो यह झेलम नदी पर स्थित है आपका तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछा गया है। सर्वाधिक नहीं, आप मुझे न्यूनतम कमेंट बॉक्स में बताइए न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, नागालैंड, केरल। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक राज्य साक्षर राज्य है केरल। केरल जो है भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य में से पहला नंबर स्थान पे है 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं। देखिए यमिनी कृष्ण मूर्ति का नाम काफ़ी बार बताया गया है कि किस नृत्य कला से संबंधित है। तो देखिए आज के टेस्ट पेपर में यमिनी कृष्ण मूर्ति ने दर्शन दे दिया। कथक नृत्य, उड़ीसा नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य या इनमें से कोई नहीं। तो यमिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य के कला से संबंधित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ज़रूर आएगा आपके। तो यह भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। यमिनी कृष्ण मूर्ति का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको लिख के रखिए, कहीं भी आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में यमिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन वो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? बुद्धदेव, जयदेव, रसखान, भवभूति।
तो देखिए गीत गोविंद भी काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। किसकी? गीत गोविंद इज रिटन बाय जयदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ये सब मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन, अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, हरगोविंद खुराना को कब मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इन चारों का ईयर याद कर लीजिए कि किस ईयर को मिला था, याद रखिएगा। तो पहले जो भारतीय थे नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर, और उनको 1913 ईस्वी में मिला था। और बाकी को 3 को कब कब मिला था आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चंस कराया हुआ क्वेश्चन है। 1 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 1 नवंबर। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस हमेशा मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चरकुला लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रुहेलखंड। जो चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे आज का टेस्ट जो था ना, एकदम समझिए नेवी हैमर का आप पेपर दे रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन हिलाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, बाकी सब बउआ लेवल का क्वेश्चन रहेगा। बउआ चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ब्रज भूमि से संबंधित है। याद रखिए, चरकुला लोक नृत्य पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह ब्रज भूमि से संबंधित है। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।